नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्री डिलेड एंट्रेंस एग्जाम 2020 की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो व्यापम लिया है उनको देखेंगे हम लोग इस वीडियोस में। और ये वीडियोस केवल ना 20 क्वेश्चन आपका रहेगा सीडीपी का, अर्थात जो शिक्षण अभिरुचि रहेगा उसमें का 20 क्वेश्चन रहेगा और 10 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका रहेगा हिंदी का रहेगा। और ये जो 20 क्वेश्चन आपका रहने वाला है जो सीडीपी का है वो केवल 20 क्वेश्चन नहीं रहेगा, हम लोग डिस्क्रिप्टिव टाइप पढ़ेंगे। अर्थात एक क्वेश्चन को अगर कि आप लोग देख लोगे तो एक से एक साथ साथ आपको 4 क्वेश्चन और भी बनेंगे। अर्थात पूरी तरह से व्याख्यात्मक रूप से हम लोग इस वीडियोस में चर्चा करेंगे। और आप चाहो तो काम करते करते या हेडफोन लगा करके बढ़िया आप लोग सिर्फ सुनिएगा, देखिएगा नहीं तो चलेगा, लेकिन सुनते रहिए हेडफोन वगैरह लगा के। और सुनने में भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। और इस प्रश्न में केवल एक प्रश्न नहीं, इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न को कराऊंगे, क्योंकि देखिए कोई भी एग्जाम में सेम प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड थोड़े बहुत फेर बदल करके पूछे जाते हैं। इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको आपको पढ़ना। तो ये जो क्लास रहने वाली है आप लोगों का थर्ड क्लास रहने वाली है, अर्थात तीसरी क्लास रहने वाली है। और पहली और दूसरी ऑलरेडी इसी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, और अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो जल्दी से जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए ज़्यादा देर ना करते हम लोग क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको सबसे पहले देख लीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उसका आंसर भी देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हो सके तो आप लोग स्किप कर लीजिएगा, अर्थात बीच में वीडियोस को रोक लीजिएगा, ऑप्शन को देख लीजिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद फिर मैं आपको पूरे विस्तार पूर्वक सारी चीज़ को बताऊंगा कि इसका आंसर कौन सा है और क्या क्या है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़, वो सारी चीज़। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। जब कोई बालक पूर्वानुमानित दंड एवं पुरस्कार के आधार पर नैतिक निर्णय लेता है तो वह खाली स्थान से गुजरता है। चलिए इसको मैं आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके घर में कोई बालक होगा, आप उस बालक को कहा जाएगा कि अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आता है तो उसको प्रणाम कीजिए, अर्थात उसका पाँव छुइएगा, ठीक है। अगर वो कोई मेहमान आता है उसका पाँव छुएगा, प्रणाम करेगा, तो उसको पुरस्कार हो सकता है, पुरस्कार दे दो। अगर हो सकता है वो कोई मेहमान आता है और उसको प्रणाम ना करे, अर्थात उनका पाँव ना छुए, तो हो सकता है बाद में उसके जाने के बाद आप उसको चिल्लाओ, उसको दंड दे दो। तो इस आधार पर नैतिक निर्णय होता है। तो ये जो नैतिक निर्णय होता है वो बच्चा जो होता है वो किस कंडीशन से गुजरता है आपको ये बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो देखिए परंपरागत नैतिकता, ऑप्शन बी है पूर्व परंपरागत नैतिकता, ऑप्शन सी है उत्तर परंपरागत नैतिकता, ऑप्शन डी है अभिप्राय एवं प्रत्यानयन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए जल्दी से। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पूर्व परंपरागत नैतिकता, ठीक है। पूर्व परंपरागत नैतिकता क्या होता है, देखिए पूर्व जो परंपरागत नैतिकता है वो ना जन्म से लेकर कि जो बच्चा है वो 9 साल तक की जो बच्चा होता है उसको पूर्व परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत रखा गया है। और जो उत्तर परंपरागत जो नैतिकता है वो आपका जो लिया गया है 9 वर्ष के बाद वाली जो आयु वाले बच्चे, उसको उत्तर परंपरागत के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। अब आप बोलोगे ये परंपरागत नैतिकता क्या है, तो एक बात आप लोग जान लीजिए, ठीक है। नैतिक विकास जो है, कोलबर्ग जो हमारे मनोवैज्ञानिक है जो अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक है, उन्होंने नैतिक विकास पर अपना सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और ये जो नैतिक विकास जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिनको किसने दिया था, कोलबर्ग जो नामक वैज्ञानिक है ना, उन्होंने इस नैतिक विकास के सिद्धांत को दिया था। और ये नैतिक विकास से हर साल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। कोलबर्ग है और वो अमेरिकन साइंटिस्ट है, अर्थात अमेरिका का रहने वाला है, ठीक है। और उसने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने देखिए नैतिक विकास का जो सिद्धांत है जिसको हम नैतिक परंपरा भी बोलते हैं, उसको सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखने हैं, ठीक है। और ये जो कोलबर्ग है जिनकी नैतिक परंपरा आती है, और ये नैतिक परंपरा के अंतर्गत ना आपको उनकी एक विशेष जो कहानी है उसको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उसकी नैतिक कहानी का मतलब क्या है, उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादन किया था, ठीक है। एक कहानी जो है अपने कक्षा में बच्चों को सुनाया था। कैसी कहानी है, तो देखिए नैतिक विकास को लेकर के एक छोटी सी कहानी आपको शॉर्ट तरीके से बताता हूँ, ठीक है। इसको याद रखिएगा, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। इनकी जो कहानी का नाम है वो हाइनज है, ठीक है। हाइनज का मतलब ये है कि देखिए एक गांव होता है, एक गांव में एक पुरुष और एक महिला रहता है, ठीक है। जो उसकी पत्नी है अर्थात महिला जो है उनको एक गंभीर बीमारी रहती है, अर्थात उनको मान लीजिए कैंसर से भी ज़्यादा गंभीर बीमारी रहती है। वो जब डॉक्टर के पास उनको लेकर जाता है तो डॉक्टर ये कहता है कि पास में ही 10 किलोमीटर के अंदर एक वैज्ञानिक जो है उन्होंने इस जो बीमारी है उसकी दवा बनाई है, लेकिन वो किसी को नहीं बेच रही है, अर्थात बहुत ही मोटी रकम पे बेचती है। तो उन्होंने क्या किया, जिसके जो हस्बैंड था वो गया अपने आस पड़ोस में, उसमें जितने भी पैसे थे इकट्ठे किए, अपने रिश्तेदारों से मंगा और उसके बाद उसके पास गया कि ये जो आपने दवा विकसित की है वो मुझे दे दो, मेरी पत्नी बहुत बीमार है बोल के, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि वो
उनको देने से, जो दवा उन्होंने बनाया था उसको देने से मना कर दिया, क्योंकि वो एक मोटी रकम में बेचना चाहता था और इसके पास उतने पैसे थे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, जो उसकी जो पत्नी बीमार थी, उनके पति ने क्या किया कि रात को गया और उसके दुकान से वो जो दवा थी शटर को तोड़ करके चोरी कर ली। ये था कोलबर्ग की कुल जो 11-12 कहानी थी, उनमें से एक कहानी था, ठीक है। और इस कहानी को सुनाने के बाद जब कोलबर्ग था, उन्होंने बच्चों से पूछा कि चोरी करना क्या गलत है कि नहीं है, कि किसी को जान बचाना सही है या गलत। तो ये एक नैतिक दुविधा थी, ठीक है, जिसको नैतिक विकास के नाम पर लिया गया। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अगर देखिए, अगर वो चोरी ना करता तो उसकी पत्नी की जान नहीं बच पाती, अगर वो चोरी किया तो ये नैतिक विकास के खिलाफ है। तो ऐसी कहानियों को ना वो आधार माना और जो वैज्ञानिक है उसी को बताया। तो इसी प्रकार की वो कहानी बताया था और ये कहानी को आपको याद रखनी है, ठीक है। हाइनज की कहानी है, कोलबर्ग जो नैतिक विकास है उसको लिया गया है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ को याद रखिएगा। और पहला का जो मुख्य आंसर जो है ना, उसको आपको पूर्व परंपरागत नैतिकता लेना है, अर्थात जन्म से लेकर के 9 वर्ष तक की जो बच्चे हैं वो पूर्व परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आते हैं। तो ये आंसर जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यानपूर्वक। दूसरा क्वेश्चन है, वो कहता है कार्यक्रमिक अधिगम में शिक्षण सामग्रियों को खालिस्तान स्तर से सुव्यवस्थित किया जाता है। अर्थात कोई नीति बना के रखा है, अधिगम अर्थात सीखना है, अधिगम का जो अर्थ होता है वो सीखना होता है, ठीक है। शिक्षण अर्थात पढ़ाते वक्त कोई कार्यक्रम बनाया है, ठीक है, और जो उनकी पढ़ाने के लिए जो सामग्री है उसको सुव्यवस्थित ढंग से किस प्रकार रखा गया है, ठीक है, क्या है बताइएगा, ठीक है। क्रमिक कठिनता स्तर पर रखा है, या क्रमिक विभेदन स्तर पर रखा है, या क्रमिक अवधि स्तर पर रखा है, या क्रमिक विमर्शन स्तर पर रखा है। जो कोई भी टीचर जो होगा वो किस क्रम पे रखेगा उसको, तो इसका जो मुख्यतः आंसर जो है ना वो क्रमिक कठिनता स्तर पर रखेगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, शिक्षण की जो सामग्री है वो क्रमिक थोड़ा कठिनता स्तर पर रखेगा, तभी ना बच्चे उस पर अपनी जो सोच है उसको बिठा पाएगा और सीख पाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 क्या है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए पहले। अब निम्नलिखित में से किसके लिए क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है? अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है? देखिए, सबसे पहला क्रियात्मक अनुसंधान 2 प्रकार से होती है। सबसे पहला किसी समस्या को तुरंत समाधान निकालने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, लेकिन मुख्य तौर पे अगर क्रियात्मक अनुसंधान जो किया जाता है वो सिद्धांत की परीक्षण, अगर किसी वैज्ञानिक ने अच्छे से कोई सिद्धांत दिया तो उसको परीक्षण करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, ठीक। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन नंबर ए सिद्धांत प्रशिक्षण में, ऑप्शन नंबर बी शोध प्रबंधन लिखने में, ऑप्शन नंबर सी सिद्धांत विकसित करने में, या ऑप्शन नंबर डी कक्षा की समस्या को समाधान करने में। इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसका जो सर्वप्रमुख इसका आंसर लेना है वो आपको लेना है कि सिद्धांत परीक्षण में जो अनुसंधान का जो कार्य होता है ना, मुख्य तौर पर जो होगा वो सिद्धांत परीक्षण में पहला काम आएगा, और जो सेकंड में जो काम आने वाला है, ठीक है, वो कक्षा समस्या का समाधान। लेकिन मुख्य आंसर दोनों अगर ऑप्शन रहेगा तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त ऑप्शन नंबर ए आपका रहेगा, ठीक है। तो इसको आपको सर्वप्रमुख लेना है आपको। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशन का अनौपचारिक साधन है? तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ये अनौपचारिक और औपचारिक क्या होता है, ठीक है। अनुदेशन मतलब जो होता है वो आदेश देना, ठीक है, निर्देश देना, ये अनुदेशन होता है। अनौपचारिक और औपचारिक 2 प्रकार से होता है। अनौपचारिक मतलब अनऑफिशियल तरीके से, अर्थात ये कह सकते हैं अगर कोई शिक्षक किसी को पढ़ा रहा है, ठीक है, कोई बच्चे को पढ़ा रहा है तो वो स्कूल में जाकर के पढ़ा रहा है तो वो औपचारिक शिक्षा दे रहा है। और अगर कहीं वो घर पे पढ़ा रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कहीं पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो अनौपचारिक साधन है पढ़ाने के, अनुदेश देने के। जो प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाता है ना, उनको भी हम अनौपचारिक साधन कहते हैं। तो इनमें से इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा ये देख लीजिए। ऑप्शन ए है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन बी है ई टेलीविज़न, ऑप्शन सी है रेडियो, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा बताइए। अनौपचारिक के अंतर्गत देखिए तो इसका आंसर उपयुक्त में क्या हो जाएगा, तो ये जो होगा ना उपयुक्त सभी, ये इसका आंसर परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें टेलीकॉन्फ्रेंसिंग भी है, ई टेलीविज़न भी है, ठीक है, और उसके अलावा रेडियो भी है। तो इसका जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 क्या कहता है? सबसे पहला, शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाने वाला विषय होना चाहिए। अगर आप एक टीचर हो तो आपके द्वारा पढ़ाया जाने वाला विषय क्या होना चाहिए? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है छात्र के मानसिक स्तर के अनुसार, ऑप्शन बी है शिक्षक के ज्ञान के अनुसार, ऑप्शन सी शिक्षक के रुचि के अनुसार, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा? अगर इसको काटते हुए अगर कि एलिमिनेशन मेथड से बनाओगे तो क्या हो जाना चाहिए? इनमें से कोई नहीं, तो पहले से ही हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए, शिक्षक के रुचि के अनुसार। ये बताओ आपकी, अगर आप एक टीचर हो, आपका रुचि होगा तो आप पढ़ाओगे, नहीं होगा तो नहीं पढ़ाओगे क्या? ये निगेटिव आंसर है। तो निगेटिव आंसर मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से जो सीडीपी का जो क्वेश्चन है उसमें निगेटिव आंसर कभी भी नहीं लेना है, ठीक है। दूसरा देखिए, शिक्षक के ज्ञान के अनुसार। अगर मान लो आपका ज्ञान नहीं होगा तो आप नहीं पढ़ाओगे क्या?
पढ़ाओगे ना, अर्थात ये है कि आपको ज्ञान नहीं होगा तो उसके बारे में सर्च करोगे, उसके बाद ही पढ़ाओगे ना, लेकिन पढ़ाओगे और अपने ज्ञान के अनुसार आप कैसे कैसे पढ़ाओगे ये बताओ। आपको आता है हाई लेवल लैंग्वेज और आपको पढ़ाना है पहली से पाँचवीं तक के, तो प्योर आप इंग्लिश में नहीं पढ़ा सकते, बच्चों की समझ में इस प्रकार से आप पढ़ाओगे ना, तो इसलिए इसका जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छात्र के मानसिक स्तर के अनुसार, अर्थात छात्र जिस प्रकार से वो सीख पाता है, जो लैंग्वेज वो जानता है उसी लैंग्वेज में और सरलतम तरीके से आप पढ़ाओगे तभी वो सही हो पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पॉजिटिव आंसर आपको लेते हुए जाने हैं। प्रश्न छठवां क्या कहता है उसको पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक। शिक्षा मनोविज्ञान में खालिस्तान अध्ययन किया जाता है, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान में क्या अध्ययन किया जाता है, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान का कोई वैज्ञानिक है तो वो किसका अध्ययन करते हैं मुख्यतः तौर पर के। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया तो ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए शिक्षा की उपयोगिता का, ऑप्शन बी सीखने तथा शिक्षण की प्रक्रिया का, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक के नियमों के उपयोग का, या ऑप्शन डी समस्याओं के मनोवैज्ञानिक साधन के तरीके का। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो इसको भी हम लोग काटते हुए बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला शिक्षा की उपयोगिता का हो सकता है, शिक्षा की उपयोगिता का भी हो, सीखने तथा शिक्षण प्रक्रिया का, ठीक है ये भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक के नियमों का, तो अपने लिए खुद से नियम थोड़ी ना बनाएगा, अगर कि वो शिक्षण मनोविज्ञान करे तो बच्चों की सोच के आधार पर वो कुछ नियम बनाएगा ना, अध्ययन करेगा ना, तो ये कट जाएगा। समस्याओं के मनोवैज्ञानिक समाधान के तरीकों का, तो मनोवैज्ञानिक साधन का भी हो सकता है, लेकिन इसका उपयुक्त आंसर देखा जाए तो क्या हो सकता है उपयुक्त आंसर, तो इसका जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे, सीखने तथा शिक्षण की प्रक्रिया का, अर्थात अगर कोई वैज्ञानिक है तो वो बच्चों के सीखने के लिए उनकी प्रक्रिया किस प्रकार से वो सीख सकता है, ठीक है, किस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे बच्चे अच्छे तरीके से सीख पाएँ, ठीक है ना, तो ये सबसे ज़्यादा सही होगा। उपयुक्त जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छठवां का। ठीक, प्रश्न क्रमांक 7 करते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसका उत्तर देने की भी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से राष्ट्र के निर्माता कहा जाता है, अर्थात यह है कि इसमें से कौन है जिसको राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। ठीक है, अगर प्रश्न समझ में आ गया तो ऑप्शन को देख लीजिए, प्राचार्य को, ऑप्शन बी है प्रधानाचार्य को, ऑप्शन सी है शिक्षकों को, या ऑप्शन डी राजनीतिक नेतृत्वकर्ताओं को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो काटते हुए बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्राचार्य को, प्राचार्य केवल स्कूल का रेख देख करता है, मैनेजमेंट करता है, ठीक है, और सभी का प्रबंधन करता है, इसलिए प्राचार्य नहीं होगा। प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य मतलब वो भी हेडमास्टर के अंतर्गत आता है, तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, अब आता है राजनीतिक नेतृत्वकर्ताओं को, तो राष्ट्र निर्माता क्या राजनीतिज्ञ होते हैं, नहीं होगा ना, राजनीतिज्ञ होते हैं वो राजनीति में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन राष्ट्र का निर्माता को के रूप में अगर कि उपयुक्त आंसर में देखा जाए पॉजिटिव वे में, तो ये शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता के रूप में माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि देखिए अगर एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाएगा तो वो आगे चल के राष्ट्र निर्माता अलग अलग, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई और कुछ करेगा, कोई शोध कार्य करेगा, तो राष्ट्र का निर्माता तो ऐसे ही होगा ना, पढ़े लिखे होंगे, तो इसलिए उपयुक्त आंसर जो राष्ट्र निर्माता होगा तो वो राष्ट्र निर्माता शिक्षकों को माना जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पढ़ते हैं। 8 क्या कहता है, शिक्षण के दौरान एक शिक्षक उदाहरण देते हैं क्यों। देखिए अगर आप एक शिक्षक हो और आप बच्चों को पढ़ाते समय उदाहरण दे दे कर के समझाते हो, ठीक है, तो क्यों समझाते हो ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए छात्रों का ध्यान आकर्षित कर सके, ऑप्शन बी पाठ को रोचक बनाने हेतु, या ऑप्शन सी पाठ को समझने हेतु, या ऑप्शन डी पाठ को लंबे समय तक याद रखने हेतु। तो चलिए जल्दी से बताइए इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या आप लोग ये बताओ, अगर आप लोग उदाहरण दे करके समझाते हो बच्चे को, तो क्या ऑप्शन नंबर ए होगा छात्रों को ध्यान आकर्षित, सिर्फ उसको ध्यान आकर्षित करोगे, उसके अलावा कुछ नहीं, समझ में आए चाहे ना आए कोई मतलब नहीं रहेगा, तो ये इसका आंसर एक गलत हो जाएगा। दूसरा, पाठ को रोचक बनाने हेतु, ठीक है आप पाठ को रोचक बना सकते हो, लेकिन जब तक कि उनको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तब तक कोई मतलब नहीं होगा उनको रोचक बना करके पढ़ाने में। तो सबसे इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाठ को समझने हेतु। आप उदाहरण देते हो क्योंकि बच्चे उसको समझ सके, इसलिए आप उनको अच्छे तरीके से उदाहरण देकर के समझाते हो। और ऑप्शन डी भी नहीं होगा क्योंकि पाठ को लंबे समय तक पढ़ाने हेतु, लंबे समय तक पढ़ा के क्या ही करोगे आप, जब तक कि उसके अच्छे से समझ में नहीं आएगा, बच्चों की समझ ना आएगा तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा लंबे समय तक खींचने में आपका। ठीक है, तो इसका जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, पाठ को समझाने हेतु, आप अच्छे से समझाने के लिए ही आप बच्चों को उदाहरण पेश करते हो। लीजिए 9 क्या कहता है उसको देख लीजिए, छात्रों को उत्तम नागरिक बनाने हेतु शिक्षकों को चाहिए। अगर आप एक शिक्षक हो और आप छात्रों को उत्तम नागरिक बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए ये बताने हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, देखिए कठोर अनुशासन बनाए रखें, ऑप्शन नंबर बी उत्तम नेतृत्व प्रदान करे, या ऑप्शन नंबर सी उत्तम अभिनेता हो, या ऑप्शन नंबर डी उत्तम सामान्य ज्ञान हो।
तो चलिए इसको भी काटते हुए बनाते हैं। सबसे पहला तो ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, उत्तम सामान्य ज्ञान क्या शिक्षक को होने चाहिए, नहीं होने चाहिए ना, कोई आवश्यकता नहीं है उत्तम सामान्य ज्ञान होने की। उसके अलावा उत्तम अभिनेता हो, क्या एक शिक्षक को उत्तम अभिनेता होना चाहिए, नहीं होने चाहिए। या ये बताइए आप अपने कक्ष में कठोर अनुशासन बनाए रखे, नहीं बनाए रखना चाहिए ना। तो इसका जो उपयुक्त आंसर है वो क्या हो जाएगा, उत्तम नेतृत्व प्रदान करे। अर्थात जब आप एक टीचर होने के नाते बच्चों को उत्तम नेतृत्व प्रदान करोगे तभी ना उसका ही होगा वो। तो इसलिए इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रमांक 10 देख लीजिए क्या कहता है ये, विकासात्मक कार्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में खाली स्थान का योगदान प्रशंसनीय है। इसमें आपके मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है कि तो सबसे पहला ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी जॉन्स, ऑप्शन सी हरलॉक, ऑप्शन डी हैविंगहर्स्ट। तो किस मनोवैज्ञानिक का जो योगदान है सबसे ज़्यादा है विकासात्मक कार्य में, तो इसका जो उपयुक्त आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए है, स्किनर का है। स्किनर ने ना विकासात्मक कार्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रशंसनीय योगदान दिया है। ठीक है, तो इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है। और ये जो स्किनर है ना जिनका पूरा नाम BF स्किनर के नाम से जाना जाता है, और जिनका जन्म की बात करोगे ना तो 20 मार्च 1904 में हुआ था उनका जन्म। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में इसका जन्म हुआ था। अगर जन्म डेट को याद नहीं रखोगे तो चलेगा, लेकिन कहाँ का वो निवासी था उनको मुख्यतः याद रखने हैं आपको। तो BF स्किनर जो है वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक था, इसको आपको याद रखना है। और उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो एक मुख्य जो प्रमुख उनका सिद्धांत है उनको आप लोग को याद रखना है। तो उसका प्रमुख जो सिद्धांत है वो था क्रिया प्रसूता का सिद्धांत। ठीक है, इनको आप लोग विशेष तौर पे याद रखना है। ये जो आपको छोटा छोटा बता रहा हूँ वैज्ञानिकों के नाम और वो कहाँ जन्म हुआ, इसको विशेष तौर पे आपको याद रखने हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न अभी पूछने लगे हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है इस तरह से इतना भी ईजिली नहीं होने वाला, इसलिए आपको विशेष तौर पे याद रखना है। आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है वो थोड़े से टफ क्वेश्चन आने वाले, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया है, इसलिए जो क्वेश्चन पेपर है उसको टफ बनाते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 11 क्या कहता है। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 11 को देख लीजिए, पढ़ लीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पियाजे के अनुसार 12 से 16 वर्ष के बालक संज्ञानात्मक विकास की खाली स्थान अवस्था में होता है। अर्थात आपको बताना है किस अवस्था में होता है 12 से 16 वर्ष की आयु में। तो प्रश्न समझ में आ गया हो तो ऑप्शन को देख लीजिए। सबसे पहला मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी है संवेदी पेशी अवस्था, ऑप्शन सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या ऑप्शन डी है अनौपचारिक अवस्था। इसमें से कौन इसका आंसर उपयुक्त होगा ये आपको बताना है। तो चलिए आप लोग इसका आंसर दो, इससे पहले मैं आपको पियाजे के बारे में थोड़े से बता देता हूँ ताकि आपको आंसर देने में सरलता हो और आपको आसानी से पियाजे के बारे में जो इम्पोर्टेंस चीज़ है उनको आपको समझ में है। तो देखिए सबसे पहला पियाजे का जो जन्म हुआ था 1896 में हुआ था, और उनका जो मृत्यु है 1980 में हुआ था। ठीक है, तो मृत्यु को मत याद रखना लेकिन जन्म को याद रख लेना। ठीक है, 1996 में उनका जन्म हुआ था, और वो कहाँ का रहने वाला था, तो वो स्विट्जरलैंड, अर्थात तो उनको स्विस मनोवैज्ञानिक कहा जाता था, तो वो स्विट्जरलैंड का निवासी था, ये याद रखना। और जो पियाजे है उनका जो मुख्यतः सिद्धांत था ना, जो प्रमुख सिद्धांत है जो पूछा जाता है एग्जाम में सबसे ज़्यादा, वो जो एग्ज़ाम है वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मुख्यतः दिया था, जिसमें पियाजे ने बताया था कि बालक के मुख्यतः 4 अवस्था होते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला अवस्था है वो है संवेदी पेशी अवस्था, जिनको हम लोग जन्म से कितना 2 वर्ष तक की मानते हैं। ठीक है, जन्म से अर्थात 0 से 2 वर्ष की उम्र को मानते हैं संवेदी पेशी अवस्था, 4 अवस्थाओं में से एक अवस्था। तो और दूसरा अवस्था कौन सा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा अवस्था आपका ये होगा। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की माना गया। ठीक है, अर्थात 2 वर्ष की उम्र से 7 वर्ष तक की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को माना गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, तीसरी जो उनकी अवस्था बताया वो बताया ऑप्शन नंबर ए को बताया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 12 वर्ष की उम्र को ना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताया है। और उसके बाद जो चौथी अवस्था है ना वो बताया अनौपचारिक अवस्था, जो 12 से 18 वर्ष या उससे अधिक को माना गया है। तो इसमें क्या कहा गया है, देखिए पियाजे के अनुसार 12 से 16 वर्ष के बालक की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था होती है। तो ये 4 जो अवस्था मैंने बताया उसको आपको याद रखने हैं। और देखिए 12 से 16 वर्ष की आयु में कौन सी अवस्था आ रही है इसको देखिए सबसे पहले आप लोग। तो 12 से 16 वर्ष की आयु में देखिए ये आ रहा है ना अनौपचारिक अवस्था। ठीक है, जिनको हम लोग अमूर्त अवस्था या अनौपचारिक अवस्था दोनों में से कोई भी कहा जा सकता है, और ये 12 से 18 वर्ष तक की होता है, इसको आपको याद रखना है। और ये चारों आपको अगर याद रहेगा तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन देगा तो आसानी से बन जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ जो बोला गया है वो 12 से 16 वर्ष बोल दिया है, अगर उसी को 2 से 7 वर्ष बोल दिया जाए तो सेम प्रश्न रहे, और उसी को 0 से 2 वर्ष बोल दिया जाए तो ऑप्शन बदल बदल कर दिया जाता है। ठीक है, आपको केवल एक प्रश्न नहीं करना है, आपको
एक प्रश्न में बहुत सारे आपकी क्वेश्चन बन जाए, इस तरीके से आपको पढ़ते हुए जाना है और इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाते हुए जाऊंगा, ठीक है। तो इसको आपको मुख्यतः याद रखना है, ये चारों अवस्था को। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, या आराम से सुनिएगा ध्यानपूर्वक, या अपने कॉपी वॉपी में छोटा मोटा सा लिख करके नोट कर लीजिएगा जो जो इंपॉर्टेंस है वो, ठीक। तो प्रश्न क्रमांक 12 क्या कहता है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। निम्नलिखित नीतियों में से कौन सी नीति पाठ का परिचय देने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। अर्थात आप लोग किसी पाठ को पढ़ा रहे हो तो उसका पाठ का परिचय देने के लिए कौन सा माध्यम, ठीक है, कौन सी आप लोग नीति अपनाओगे, कौन सा तरीका अपनाओगे जो मुख्यतः इम्पॉर्टेंट है, उपयुक्त है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, व्याख्यान विधि। ऑप्शन नंबर बी, प्रदर्शन विधि। ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न विधि। या ऑप्शन नंबर डी, निर्देशित करना। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसको भी काटते हुए जाइएगा। अगर आपको किसी पाठ को बालकों को समझाना है तो क्या आप लोग व्याख्यान विधि करोगे, अर्थात भाषण दोगे क्या, नहीं दोगे ना। ये बताओ, अगर किसी को समझाना है सिर्फ निर्देश दोगे क्या, नहीं दोगे ना। अगर किसी पाठ को पढ़ाने के लिए केवल प्रश्न पूछोगे, नहीं पढ़ोगे। जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स होगा उसको आप लोग काटते हुए चलना है। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या होगा, प्रदर्शन विधि। अर्थात किसी पाठ को समझाना है, अर्थात तो उसको क्या करोगे, प्रदर्शन विधि, अर्थात कहानी के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, या उसको एक्टिविटी के माध्यम से आप समझाओगे, तब ना बालक अच्छे से समझ पाएगा। इसलिए इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा, प्रदर्शन विधि ही इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13 क्या कहता है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। शिक्षक होने के नाते आप उन छात्रों को पसंद करेंगे जो है, अर्थात आप एक टीचर हो तो उन बालकों को पसंद करोगे जो वो है, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया है क्या है वो, शरारती बच्चे को पसंद करोगे क्या, या ऑप्शन नंबर बी, समर्पित बच्चे को, या ऑप्शन नंबर सी, अनुशासनहीन बच्चे को, या ऑप्शन नंबर डी, गैर जिम्मेदार बच्चे को। तो आप किसे पसंद करोगे। तो इसका जो आंसर है वो इसमें आसानी से आप बता सकते हो कि देखिए, हम लोग शरारती बच्चे को तो पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद गैर जिम्मेदार को तो बिल्कुल भी नहीं, अनुशासनहीन को भी नहीं। तो इसका उपयुक्त आंसर पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, समर्पित जो बच्चे हैं उनको पसंद करोगे, वो उपयुक्त हो जाएगा आंसर इसका पॉजिटिव में। चलिए तो प्रश्न क्रमांक 14 पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 क्या कहता है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। आपके विचार में टीवी पर आने वाली शैक्षिक प्रोग्राम छात्रों के लिए, अर्थात ये है कि टीवी पर जो प्रोग्राम आती है वो भी शैक्षिक ना, मतलब पढ़ने लिखने से रिलेटेड, ये याद रखिएगा। तो छात्रों के लिए क्या है वो देखिए, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। ऑप्शन को देखिए क्या है छात्रों के लिए टीवी पर जो प्रोग्राम आने वाली है वो। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, कीमती समय का नष्ट होना। ऑप्शन बी, मनोरंजन का उत्तम साधन है। या ऑप्शन सी, शिक्षक की गुणवत्ता में वृद्धि का साधन है। या ऑप्शन डी, शिक्षकों के लिए आरामदायक है। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा, आप ये बताइए। चलिए काटते हुए जाते हैं। सबसे पहला, शिक्षकों के लिए आरामदायक, क्या ये बताइए, शिक्षकों के आरामदायक के लिए होगा क्या ये, तो आरामदायक के लिए बिल्कुल नहीं, ऐसा निगेटिव आंसर तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है। नंबर सी क्या कहता है, शिक्षक की गुणवत्ता में वृद्धि है, तो एक बार हो सकता है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद पॉजिटिव आंसर, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद ऑप्शन बी क्या कहते हैं, मनोरंजन का उत्तम साधन। तो ये बताइए, शैक्षिक प्रोग्राम मनोरंजन का उत्तम साधन हो सकते हैं क्या, हमको निगेटिव आंसर बिल्कुल नहीं लेना है, उत्तम साधन के नहीं। देखिए उसके बाद ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, कीमती समय को नष्ट करना। तो कीमती समय को नष्ट करना मतलब ये निगेटिव आंसर है, तो इसलिए इसका उपयुक्त आंसर पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, शिक्षक की गुणवत्ता में वृद्धि का साधन है। अर्थात शैक्षिक प्रोग्राम कहा गया है, ये आप लोग याद रखिए। शैक्षिक प्रोग्राम मतलब कोई सीरियल वगैरह की बात नहीं कर रहा है ना, अर्थात जो आप लोग पढ़ते हो ना शिक्षा के लिए, अर्थात यूट्यूब में सर्च मार के कोई टॉपिक को पढ़ते हैं तो वो शैक्षिक प्रोग्राम है, तो वो क्या होगा, तो शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि के साधन है, तो उसको साधन के रूप में लेना है, ठीक है। तो 14 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पढ़ते हैं। 15 क्या कहता है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। यदि शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि जो कुछ उसने पढ़ाया है वह छात्रों को पूर्णतः समझ में आ गया है, यह कहलाता है। अर्थात आप बच्चों को पढ़ा रहे हो और पढ़ाने के बाद आपको पता चलता है कि जो आपने पढ़ा है सारी बातें बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है, तो वो क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए पुनर्बलन, ऑप्शन बी पृष्ठपोषण, ऑप्शन सी सामान्यीकरण, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या होगा, तो देखिए अगर आप किसी को पढ़ा दिए हो और उसको समझ में आ गया है, वो आपको बता दिया है, तो वो बताना को क्या कहते हैं, तो बताना का जो उपयुक्त आंसर है वो कहलाता है फीडबैक। फीडबैक अर्थात हिंदी में जो पृष्ठपोषण कहलाता है फीडबैक को। आप पूछोगे ना कि आप किसी भी प्रकार की पढ़ा दी हो किसी को, उसके बाद आप पूछोगे कि मैंने कैसा पढ़ाया, आपको समझ में आया, अगर वो हाँ बोला तो वो उसका हाँ जो है वो क्या है, उनका फीडबैक है ना, और फीडबैक को हिंदी में पृष्ठपोषण कहते हैं। इसलिए इसको 15 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। शाला से भागने वाले छात्रों के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण होगा। यदि आप एक शिक्षक हो और शिक्षक होने के नाते जब किसी कक्षा में और बच्चे स्कूल से भाग जा रहे हैं तो आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। ऑप्शन दिया गया है, देखिए ध्यानपूर्वक। ऑप्शन ए सहानुभूतिपूर्वक, ऑप्शन बी उदासीन, ऑप्शन सी कठोर,
या ऑप्शन नंबर डी बदला लेने वाला। तो इसका जो उपयुक्त आंसर है वो क्या हो जाना चाहिए। तो चलिए इसको भी काटते हुए बनाते हैं। आप क्या, अगर बच्चे शाला से भाग जाते हैं तो क्या उसको आप बदला लोगे? नहीं लोगे ना, तो ये तो आंसर नहीं होगा। उसके बाद क्या, उसके साथ कठोरता से व्यवहार करोगे? क्या नहीं करोगे ना। उसके बाद देखिए उदासीन होगे उसके प्रति? नहीं होगे ना। उसके प्रति आप लोग क्या रहोगे, उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रहोगे। सहानुभूतिपूर्ण क्यों? अब आप बोलोगे कि ये इतनी उदासीनता क्यों होनी चाहिए? तो इतनी उदासीनता इसलिए क्योंकि सहानुभूति से आप प्रेम से उनसे पूछोगे आपके भगने का कारण क्या है, और कारण को जान लोगे तो उसको सुधारने की कोशिश करोगे। गुस्से से कोई भी फैसला लिया जाता है वो सही नहीं होता, इसलिए एक शिक्षक को हमेशा विनम्र होना चाहिए और विनम्रतापूर्वक आप उनसे पूछोगे। तो इसलिए सहानुभूतिपूर्ण पॉजिटिव हो जाएगा और आपको हमेशा पॉजिटिव ही लेने हैं। ठीक। प्रश्न क्रमांक 17 क्या कहता है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप शिक्षक बनना चाहते हैं क्योंकि, तो बताइए आप क्यों शिक्षक बनना चाहते हैं? आप अपने से आंसर दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, आपको नौकरी मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, आप सीखने सिखाने में बहुत रुचि रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, आपके अभिभावक ऐसा चाहते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, आपकी मित्र सभी शिक्षक बन गए हैं। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, मेरे को ये पता है कि यार सभी अभी जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जो डीएलएड करना चाहते हैं, उन सभी के एकमात्र मकसद है कि यार मुझे नौकरी मिल जाए, ठीक है। लेकिन आपको इस प्रकार से आंसर बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको इस प्रकार से ऑप्शन लेने हैं जो सभी के हित में हो, पॉजिटिव वे में हो। तो आपको नौकरी मिल जाएगी ऐसा आपको जवाब बिल्कुल भी नहीं देना है। हालांकि आप सभी का हमारा एक ही मकसद होता है कि हमको जॉब मिल जाए, लेकिन ऐसे आंसर आपको नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको देखिए, आप सीखने सिखाने में बहुत रुचि रखते हैं, तो एक ये पॉजिटिव आंसर हो जाता है, इसको छोड़ देते हैं। चलिए उसके बाद ऑप्शन नंबर सी को देखिए, आपके अभिभावक ऐसा चाहते हैं। तो भैया अभिभावक चाहते हैं, इसके लिए तो हम शिक्षक नहीं बनना चाहते। बनना चाहते हो ठीक है, लेकिन ऐसा आंसर निगेटिव नहीं लेना है। उसके बाद ऑप्शन डी, आपके सभी मित्र शिक्षक बन गए हैं। तो इस प्रकार से आंसर को भी नहीं लेना कि मेरे शिक्षक बन गए, खुद मतलब सेल्फिशनेस इसमें नज़र नहीं आनी चाहिए, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव आंसर आने चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी है वो उपयुक्त आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18 क्या कहता है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार प्राइमरी स्तर तक किसी कक्षा में शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य अनुपात होना चाहिए। अर्थात सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ ना, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आया हुआ है, ठीक है, उसके अनुसार एक प्राइमरी कक्षा है 1 से 5वीं तक की, तो उसमें एक टीचर के पीछे कितना बच्चे होने चाहिए या कितने बच्चों के पीछे एक शिक्षक होने चाहिए, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1:40, ऑप्शन बी 1:35, ऑप्शन सी 1:30 या ऑप्शन डी 1:25। अर्थात क्या एक टीचर पे 40 बच्चे होने चाहिए, या एक टीचर पे 35 बच्चे होने चाहिए, या एक टीचर पे 30 बच्चे होने चाहिए, या एक टीचर पे 25 बच्चे होने चाहिए। तो इसका जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1:30। अर्थात ये है कि एक शिक्षक पे 30 बच्चे का नियम है, इसलिए इसका उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन एक बात आप लोग याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखना ही है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद भी ना एक क्वेश्चन और जो पूछा जाता है वो है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो शिक्षा का स्तर है वो कैसा है। तो अभी का जो शिक्षा पद्धति है वो बदल दिया गया है। पहले क्या था कि 10+2 की शिक्षा पद्धति थी, लेकिन अब उस शिक्षा पद्धति को बदल दिया गया है जो NEP 2020 है उसके अनुसार। तो अभी का जो शिक्षा पद्धति वो क्या है, 5+3+3+4 का जो नियम है वो रखा गया। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका, अगर आप एक टीचर हो तो आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, सीखने की विश्वसनीय स्थिति जुटाने और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। ऑप्शन नंबर बी, अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। ऑप्शन सी, सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थी को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। या ऑप्शन डी, समय सारणी को कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम में बंधे रहना। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, काटते हुए जाइएगा तो देखिए क्या आता है। ऑप्शन डी को देखिए, समय सारणी को कठोरता से, ये जो कठोरता वाली वर्ड है वो निगेटिव है, अर्थात सीधा ही काट देना, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा क्या बोलता है कि ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तर के लिए तैयार करना। क्या हम बच्चों को केवल प्रश्न उत्तर कराने के लिए तैयार कर रहे हैं क्या, ये भी निगेटिव है, नहीं, तो इसको भी काट देना। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी बी क्या कहता है,
अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों पर परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। क्या आप बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हो? उसको कितना मार्क्स देना है, कितना नहीं, ये तैयार करो क्या? नहीं, उनका संपूर्ण व्यक्तित्व विकास करना है आपको। तो उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे? तो देखिए, सीखने का विश्वसनीय स्थिति जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन के लिए सुविधा देना। शिक्षार्थियों अर्थात जो विद्यार्थी है उनको शिक्षार्थी कहा जाता है। तो विश्वसनीय जो स्थिति है वो आपको जुटाना है कि किस प्रकार बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं विश्वसनीय तरीके से, और स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए उनको छोड़ देना। तो इसका जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो प्रश्न क्रमांक 20 पढ़ लीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 क्या कहता है? अधिगम अनुभव को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभव में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम बनाता है? सार्थक अधिगम कहने का मतलब ये है कि सरलता से पढ़ाना। अधिगम अर्थात सीखना होता है। ठीक है, आप सरलता से किस प्रकार बच्चे को सिखा सकते हो, आप ये बताना है ऑप्शन को लेकर के। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, विषय वस्तु को केवल याद कराने के आधार पर पुनरावृत्ति। ऑप्शन नंबर बी, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना। या ऑप्शन नंबर सी, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। या ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? देखिए, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद करना। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप किसी बच्चे को सरल तरीका से पढ़ाना चाहते हो तो क्या इसके लिए उपयुक्त हो जाएगा? ठीक है, सार्थक अधिगम क्या हो जाएगा? तो देखिए, काटते हुए चलेंगे। विषय वस्तु को केवल याद कराना। क्या आप बच्चे को केवल याद करा सकते हो? ऐसे केवल वगैरह जो आएगा ना तो वो निगेटिव पॉइंट्स होगा, और निगेटिव पॉइंट्स हमको बिल्कुल भी नहीं लेना है। विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, क्या आप प्रश्न बनाने के लिए बच्चों को सिखा रहे हो क्या? नहीं। तो उसके बाद थर्ड क्या हो जाता है? थर्ड को देखिए, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। जो प्रकरण सिर्फ प्रस्तुतिकरण करके छोड़ दोगे आप, क्या करोगे? नहीं करोगे ना ये भी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा उपयुक्त इसका आंसर है? वो देखिए, ऑप्शन नंबर जो डी है वो उसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा। कैसे? प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद करना। अर्थात ये बताइए आप, जब आप कोई विषय को लेकर, कोई टॉपिक को लेकर के बच्चे को पढ़ा रहे हो, पढ़ाने के बाद ठीक है बच्चों से चर्चा करोगे कि ये क्या है, कैसे है। उसके बाद अगर बच्चे को समझ में आ गया तो उसको वाद विवाद कराओगे। चलिए आप इस पर आपका विचार रखिए, आप क्या समझते हो इसके बारे में। तो इस प्रकार से पॉजिटिव आंसर को आपको लेना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा सीडीपी का टोटल 20 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन हम लोग हिंदी का भी कर लेते हैं फटाक से। ठीक है, हो सकता है वीडियोस थोड़े से लंबे हो, लेकिन अगर कंटिन्यू आप लोग पढ़ते रहिएगा, वीडियोस पे बने रहिएगा तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। चलिए 10 क्वेश्चन फटाक से हम लोग हिंदी का भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो हिंदी का हम लोग सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 1 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 क्या कहता है उसके बारे में ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। निम्नलिखित में से परीक्षा किस प्रकार का शब्द है? अर्थात जो ये परीक्षा है, एग्जाम है, वो किस प्रकार का शब्द है ये बताना है। ऑप्शन ए, तत्सम शब्द। ऑप्शन बी, देशज। ऑप्शन सी, तद्भव शब्द है। या ऑप्शन डी, आगत शब्द है। तो ये बताइए, ये जो परीक्षा शब्द है वो कौन सा शब्द है, आपको ये बताना है। तो इसका जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, तत्सम शब्द है। तत्सम जो है वो संस्कृत शब्द कहलाता है। अर्थात एक बात आप लोग याद रखिएगा, ये परीक्षा में ये जो छ वाली जो वर्ण है, अर्थात ये छ हो गया, ये त्र हो गया, ऐसे जो शब्द आएगा ना वो संस्कृत के ही होते हैं। और संस्कृत से सीधे सीधे जो शब्द आते हैं उसको तत्सम शब्द ही कहते हैं। ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तत्सम शब्द। चलिए तो प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या कहता है? छाती पर मूंग दलने का अर्थ है। ठीक है, ये जो कहावत है इसका अर्थ क्या होगा ये बताइए। परेशान करना। ऑप्शन बी, झगड़ा करना। ऑप्शन सी, पास रहकर कष्ट देना। या ऑप्शन डी, मारना पीटना। तो छाती पर मूंग दलना, ये कहते हैं ना कि वो मेरे छाती पर मूंग दल रहे हैं। मूंग दलना मतलब छाती पर रहना, मतलब इसका जो उपयुक्त आंसर है वो आ जाएगा पास रह करके कष्ट देना। छाती पर मूंग दलना मतलब पास रह करके कष्ट देना। झगड़ा करना, परेशान करना या पीटना इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसका जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या कहता है उसको ध्यानपूर्वक आप लोग पहले पढ़िएगा। त्रिफला में कौन सा समास है आपको ये बताना है। तो ये जो त्रिफला शब्द है उसको आप लोग सबसे पहले देख लीजिएगा। उसके बाद ऑप्शन देखिए, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो ये जो त्रिफला शब्द है ना उसका उपयुक्त आंसर क्या होगा? तो इसको त्रिफला को देखिएगा तो फर्स्ट में क्या है, देखिए जो वर्ण है वो
त्रि लिखा है ना, त्रि है वो जो संख्यात्मक है। एक बात आप लोग याद रखिएगा, कोई भी ऐसा शब्द लिया जाएगा जिसमें संख्यात्मक होगा, द्वि, त्रि, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अठम, दसम, सवम, जितना भी होगा, ठीक है, उसमें हमेशा जो आंसर आएगा, जो भी शब्द रहेगा उसमें अगर संख्यात्मक रहेगा तो वो क्या होगा, द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। ये याद रखिएगा हमेशा, द्विगु समास में संख्यात्मक जो शब्द है वो रहेगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 देख लेते हैं। 4 क्या कहता है, हिंदी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेके आया हूँ इस बार के लिए, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है, इसको देखिए ध्यानपूर्वक पढ़िए पहले। निम्न में से अल्प विराम चिन्ह है, मतलब आपको ये बताना है कि इसमें अल्प विराम का चिन्ह वो कौन सा है। आप लोग हिंदी लिखे होंगे और हिंदी में हमेशा आप लोग लिखे होंगे पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, ठीक है, विस्मयादि बोधक, तारक, उद्धारक, ये जितने भी चिन्ह हैं उसमें से 1 से 2 नंबर के आते ही हैं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा इसको। अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको ये जो प्रश्न है वो नहीं बनेगा, इसलिए आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए इसमें जितने भी इसमें चिन्ह दिए उसको उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, अगर आप लोगों ने प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिया, अल्प विराम है तो इसका ऑप्शन को भी देख लीजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा इसमें का होगा। अगर मैं इसका मतलब बता दूंगा तो आप आसानी से बता दोगे, इसलिए आप जल्दी से बताओ पहले, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ ना तो किसको क्या क्या कहते हैं इसको मैं आपको सब चलिए बता देता हूँ अब, ठीक है। तो ऑप्शन ए, ये जो चिन्ह जो आपको दिख रहा है वो क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ठीक है। ये जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है वो किस में लगता है, अपने से बड़े के आदर, सत्कार, सम्मान पे जो रहता है ना, ऐसे शब्द आएंगे उसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है, ये आपको देखेंगे तो विसर्ग में आता है, ये विसर्ग, दो शब्दों के बीच में जो विसर्ग रहता है ना, चिन्ह रहता है, उसके बीच में आता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी जो है ना, वो ये जो अल्प विराम है इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये अल्प विराम है और उसके बाद एक ऐसा और एक ऐसे वाला जो चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे ना, वो आपका अर्ध विराम के अंतर्गत आएगा। और पूर्ण विराम आप तो जानते हो, ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो पूर्ण विराम है, ठीक है। तो इसका जो उपयुक्त आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका जो उपयुक्त आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अल्प विराम चिन्ह ये है। और जितने भी विराम चिन्ह आपको पढ़ने ही है, ये वीडियोस खत्म होने के बाद एक बार सर्च मारिएगा और सर्च मार करके एक बार उसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्रमांक 5 देख लेते हैं हम लोग तब तक की जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन क्रमांक 5 क्या कहता है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। कौन सा शब्द भावात्मक संज्ञा नहीं है, अर्थात भावात्मक संज्ञा कौन सा नहीं है, अर्थात आपके इमोशन के जो ना दर्शाए। तो ऑप्शन नंबर ए मिठाई, ऑप्शन नंबर बी चतुराई, ऑप्शन नंबर सी लड़ाई, या ऑप्शन नंबर डी उतराई। इसमें कौन सा भावात्मक संज्ञा नहीं है, अर्थात आपके इमोशन को नहीं दर्शाता है। तो इसका जो उपयुक्त आंसर है वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, इसका जो उपयुक्त आंसर है वो, तो इसका जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए मिठाई है। कैसे मिठाई, मिठाई से आपको कोई भाव उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन आप देखिएगा तो लड़ाई से आपको भाव उत्पन्न हो रहा है कि भैया मेरे को मारना पीटना है। या ऑप्शन नंबर बी को देखिए चतुराई, किसी भी कार्य के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आप चतुराई दिखाते हैं, वो भाव है, ठीक है। और उतराई भी आपका भाव में ही के अंतर्गत ही आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 5 का जो उपयुक्त आंसर है वो मिठाई हो जाएगा, ठीक है। नहीं है बोला है ना, अगर है बोलता तो फिर बाकी और आता, इसलिए ये उपयुक्त आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद फिर प्रश्न क्रमांक 6 को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। भाषाई कौशल किसे कहते हैं, अर्थात भाषाई कौशल अर्थात किसी लैंग्वेज को आप बोलने में पढ़ने में सक्षम हो तो वो किसे कहते हैं। ऑप्शन को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहला ऑप्शन ए, जो सुनने में दक्ष हो, ऑप्शन बी, जो सुनने और बोलने में दक्ष हो, ऑप्शन सी, जो सुनने, बोलने और लिखने में दक्ष हो, या ऑप्शन क्रमांक डी, जो सुनने, बोलने, लिखने और पढ़ने अर्थात चारों कौशल में दक्ष हो। तो आपको ये ऑप्शन देख करके ही समझ में आ गया होगा तो इसका उपयुक्त आंसर क्या होगा। तो ये इसका जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखिए सुनना, बोलना, लिखना व पढ़ना चारों में अगर माहिर हो किसी भाषा में तब आप भाषाई कौशल कहलाओगे, ठीक है। तो इसका जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 क्या कहते हैं उसको ध्यानपूर्वक एक बार पढ़िएगा, ठीक है, और उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भविष्य काल का उदाहरण नहीं है। ध्यान, अनेक लोग क्या करते हैं, गलती ये करते हैं, लास्ट में जो नहीं है उसको ध्यान नहीं देते हैं और सीधा ऑप्शन को पॉजिटिव में देखते हैं और पॉजिटिव जो होता है उसको मार देते हैं। तो आपको ये देखना है लास्ट में अगर निगेटिव बोला गया है प्रश्न में तो आपको निगेटिव आंसर भी लेने हैं, ये होता है एक प्रकार से। और भविष्य काल का उदाहरण नहीं है बोले मतलब फ्यूचर टेंस नहीं है वो, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन ए देख लीजिए, कृष्ण आएगी तो राधा नाचेगी। ऑप्शन बी, लगता है मोहन कल आएगा। ऑप्शन सी, मोहन स्कूल जाएगा। या ऑप्शन डी, आप बुलाते तो मैं अवश्य आता। तो इसका
सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन ए को देखिए, कृष्ण आएगा तो राधा नाचेगी, ये फ्यूचर में है, मतलब भविष्य काल को बताता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। दूसरा क्या कहते हैं, लगता है मोहन कल आएगा, कल मतलब भविष्य के बारे में बात किया है, कल आएगा, ठीक है। उसके बाद सी को देखिए, मोहन स्कूल जाएगा, अभी गया नहीं है, जाएगा मतलब ये भी भविष्य काल के बारे में बता रहा है, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। हमको क्या बताना है, भविष्य काल का उदाहरण नहीं है, और गा गी गे या जितना भी है ये भविष्य काल का को बताता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपयुक्त आंसर हो जाएगा। आप बुलाते तो मैं अवश्य आता, ये पास्ट का है अर्थात भूतकाल का क्वेश्चन है, इसलिए ये इसका जो आंसर है वो उपयुक्त हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 7 का। उसके बाद चलिए 8वां को पढ़ते हैं। 8वां क्या बोला गया है, ध्यानपूर्वक देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8 को देखिए, सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय में कौन सी संधि है, ठीक है। इसको पहले अच्छे से देख लीजिए और पढ़ लीजिए, उसके बाद आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए विसर्ग संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि या ऑप्शन डी गुण संधि। तो इसमें कौन सा संधि है, ठीक है, आपको बताने हैं। और मैं आपको अगर बताऊं तो इसका सही आंसर क्या होगा, सबसे पहले ये देख लीजिए, सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय, सूर्य धन उदय और उसके बाद बदलकर इसका जो स्वरूप है वो कौन सा सूर्योदय है। इसमें देखिए ए की मात्रा आपको नज़र आ रही है क्या, नहीं है, लेकिन ये ए की मात्रा बढ़ाएं या ए की मात्रा अगर किया आएगा, या उसके अलावा ये जो रारेफ होता है ना, ये मात्रा जो आएगा, अगर इसमें सूर्य धन उदय के बाद अगर ऐसा परिवर्तन किसी भी शब्द में हुआ हो, आपको ये वर्ड को लेना है, ठीक है, ऐसा परिवर्तन किसी भी शब्द में होगा तो ये कौन सी संधि आएगा, तो ये आपका आएगा गुण स्वर संधि का उदाहरण आएगा, ठीक है। सिंगल मात्रा अगर किया आएगा, ये वाला ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, तो इसमें आपको गुण स्वर संधि लेना है, ठीक है। चलिए तो 9वां प्रश्न पे आते हैं। 9वां प्रश्न क्या कहता है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। खटाई में पढ़ना मुहावरे का अर्थ है, बोलता है ना कोई कि मैं खटाई में पड़ गया हूँ, तो इसका ये जो मुहावरा है उसका अर्थ क्या है ये बताइएगा। सबसे पहला कठिन परिश्रम, बी शक्तिहीन होना, सी गुम हो जाना या डी झमेले में पड़ना। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा, आप ये बताइए। तो इसका जो उपयुक्त आंसर है वो है देखिए, खटाई में पड़ना मतलब झमेले में पड़ना हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 10 क्या कहते हैं, सीखने का सही क्रम है, अर्थात कोई चीज़ आप सीखना चाहते हो तो उसका सही क्रम क्या है उसको आपको बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। ऑप्शन बी क्या है, बोलना सुनना पढ़ना लिखना। ऑप्शन सी पढ़ना सुनना बोलना सुनना। ऑप्शन डी लिखना बोलना पढ़ना और सुनना। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा। एक बालक होगा या आप जब भी बोलना पढ़ना लिखना सीखोगे तो कैसे सीखोगे, सबसे पहला इसका क्या किए होंगे आप लोग, सबसे पहला आप लोग सुने होंगे, उसके बाद फिर क्या किए होंगे, बोले होंगे, उसके बाद क्या फिर पढ़ना सीखोगे और लास्ट में लिखना सीखोगे। तो इसका उपयुक्त आंसर जो होगा वो प्रश्न क्रमांक 10 का ए उपयुक्त आंसर हो जाएगा। पहले सबसे पहला सुनते हैं, सुनने के बाद बोलते हैं और बोलने के बाद फिर पढ़ना सीखते हैं और पढ़ने के बाद लिखते हैं। अब आप लोग ये बोलोगे कि फिर लिखना सीखते हैं, तो वो पेन पकड़ करके इधर उधर लिखना नहीं होता, किसी शब्द को प्रॉपर लिखना पढ़ने के बाद ही लिख पाते हैं हम लोग। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। और आज का ये वीडियो यहीं पर ही समाप्त करते हैं। इसी प्रकार से हम लोग डिस्क्रिप्टिव टाइप से मैं भी आपको पढ़ाते ही रहूँगा, अर्थात केवल और केवल एक क्वेश्चन करा करके उसका आंसर दे करके अगर आपको पढ़ा दूंगा तो वो पढ़ाने का मतलब नहीं रह जाएगा। चलिए तो इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करते हैं, और मैं जब भी आपको क्लास लूँगा आपको इसी प्रकार से डिस्क्रिप्टिव टाइप से ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि देखिए केवल और केवल मैं एक प्रश्न पढ़ा करके उसका आंसर बता दूंगा और सेम टू सेम किसी भी एग्ज़ाम में इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, उससे घुमा करके ही पूछे जाता है, ठीक है। इसलिए अगर आप लोग को पता रहेगा कि सारी चीज़ मैं बता दूंगा, अगर कि नैतिकता के बारे में बता रहा हूँ तो नैतिकता की सारी बातें, नैतिकता को कौन दिया है, किसने दिया है, किसने प्रतिपादित किया है और उसका जन्म कब होता है, ये सारी चीज़ें बता दूँ ना, पूर्व परंपरा क्या होता है, उत्तर परंपरा क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको बता दूँ ना, तो एक प्रश्न के अंतर्गत अनेक प्रश्न आपके लिए तैयार हो जाएंगे और उसका आंसर देने के लिए भी आप तैयार हो जाओगे। इसलिए डिस्क्रिप्टिव टाइप से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केवल मैं प्रश्न और उत्तर भी सिर्फ नहीं करा रहा हूँ, ये तो रटंत पद्धति हो जाएगा और मैं बाकी जैसा नहीं करना चाहता। इसलिए थोड़े से वीडियोस लंबे हो सकते हैं, लेकिन आपको सही तरीक़ा से ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियोस लेके आएंगे फिर कभी हम लोग, तब तक के लिए वीडियोस कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और इसी प्रकार के और आप भी प्री डिलेड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन और भी लाना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा भैया, ठीक है।